नमस्कार प्रभाकर जी। प्रभाकर जी, अपने श्रोताओं से मैं तारुफ करवाती हूँ। प्रभाकर जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रख्यात प्रोफेसर की उनकी मान्यता है हिंदी डिपार्टमेंट में, विभाग में। और उसकी जो सहेली भाषाएं हैं हिंदी की, ब्रज और मैथिल और बहुत सारी भाषाएं जो हैं, उसके डायरेक्टर भी हैं। तो जैसे दक्षिण भारतीयों की नृत्यांगनाओं ने अपने अभिनय पर पारंपरिक जो उनकी बंदिशें होती थी, पदम जावली वगैरह, उसके ऊपर पुनर्जीवित करने के लिए समकालीन इंटरप्रिटेशंस रखे हैं और समझने की कोशिश करी है। हम लोगों का प्रयास है कि अभिनय के लिए कथक में बड़ी भारी क्राइसिस जो हो गई है कि हम लोगों को अपना खुद का साहित्य नहीं समझ में आता है, और इस वजह से जो हमारी म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस हैं उसका जो विस्तार करना पड़ता है वो भी हमको नहीं समझ में आता है। काहे रोकत डगर प्यारे, महाराज बिंदादीन जी की रचित, उनकी जो मृत्यु जो हुई है वो 1918 और 1922 के दरमियान हुई है। और उन्होंने उस वक्त राष्ट्रवाद में भी, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, उसमें भी भाग लिया। मगर उससे ज्यादा हमको ये भी अनुमान करना चाहिए कि वो राज दरबारी नर्तक भी थे। और ब्रज भाषा, और उस समय थे वाजिद अली शाह के समय, जब वाजिद अली शाह ने 40 किताबों से ज्यादा लिखी है, और उनकी जो किताब बनी है उसमें 46 बुक्स का उनने लिस्ट, सूची दी हुई है। और उसके साथ साथ उन्होंने इन किताबों में ये भी वो एक्सप्रेस किया है कि दो तरीके के विमेन परफॉर्मर्स तो होते ही थे, पर साथ साथ वो मेल परफॉर्मर्स को कथक जाति और राजधारी ब्रज के उन लोगों को आमंत्रित करते थे, और बहुत प्रभावित थे वो वाजिद अली शाह ब्रज भूमि से। और उस वक्त उन्होंने रास का जो कृष्ण जी ने करा था, रास भगवान कृष्ण ने करा था, उसी के परंपरा के उसमें उन्होंने रहस नाम दिया है। और वो खुद कृष्ण बनते थे। 216 तरीके की परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हुआ करती थी, और उनको डिपार्टमेंट 23 तरीके के ग्रुप्स हुआ करते थे। और एक एक जो ग्रुप था उसका खास एक्सपर्टीज थी। उसमें अभिनय का, मरसिया ख्वानी का, जलसे वालियों का जो प्रोडक्शन में काम करें। और 3 ऐसे श्रेणियां थी जो शास्त्रीय म्यूजिक और डांस से संपर्क, और उनसे डायरेक्टली 216 लोगों में से 43 डांसर्स ऐसी थी और आर्टिस्ट थे जो वाजिद अली शाह खुद सिखाते थे। आगे बढ़ते हैं काहे रुकत डगर प्यारे, प्रभाकर जी के साथ आपका जी अभिनय। जी, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छे तरीके से आपने शुरुआत की। और मुझे लगता है कि इस पर हमने पहले भी बातचीत जो की है, उस बातचीत की श्रृंखला को हम आगे विकसित करते हैं, बढ़ाते हैं उसको। तो एक पक्ष तो ये है कि ये संगीत के का जो उत्तर भारत का हमारा परिक्षेत्र है, खासकर अवध का, उससे जुड़ी हुई ये ठुमरी है जिसमें पंडित बिंदादीन महाराज ने इस ठुमरी को रचा है। और इसमें अभी आपने नवाब वाजिद अली शाह का नाम लिया, तो उनका नाम आते ही हमारे जहन में एक ऐसे शहंशाह का मतलब चेहरा सामने आता है, जो सिर्फ शहंशाह नहीं है, जो एक कलाकार है और कलावंतों की समझ उसके अंदर है। और आप देखें कि मैं उससे अपनी बात शुरू करता हूं कि शतरंज के खिलाड़ी आप जानती होंगी, प्रेमचंद की कहानी है। और उसी पर सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई है। आप जानते हैं अमजद खान ने उस पे रोल अदा किया है, और बड़ा शानदार रोल किया है उन्होंने। तो जी। उसमें जब बातचीत होती है तो उनको जो कहा जाता है, जब कि आप शासन करने लायक नहीं हैं, और
जब अधिग्रहण का पूरा आयोजन चल रहा था ब्रितानी साम्राज्य का, तो एक छोटा सा वाक्य उनका बहुत खास मायने रखता है। उसमें जो उन्होंने कहा उस अंग्रेज अधिकारी से, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूरे यूरोप में ब्रिटिश साम्राज्यवाद जहां तक विस्तार तुम्हारा है कोई राजा जिसके लिखे गीतों को उसकी रियाया गाती हो। ये उन्होंने बड़े ठसक के साथ उससे कहा, और ये कहा कि मेरे लिखे हुए गीतों को मेरी रियाया गाती, उसमें अभिनय होता है। और इस तरह से इसे मैं इस एक प्रस्थान बिंदु मानता हूं। प्रस्थान बिंदु इस तरह से कि आप देखें कि वो एक पूरा परिवेश उन्होंने निर्मित किया था। उसी परिवेश में बिंदा महाराज जी का प्रवेश होता है, और आप ये कहें कि बड़ी कम आयु में होता है। उसी समय वो एक पखावज का आयोजन था, जिस आयोजन में उन्होंने कुछ हस्तक्षेप किया था, और वो जो हस्तक्षेप था इतना रचनात्मक था कि उसको उन्होंने पहचान लिया और बड़ी वाहवाही की बिंदा जी की। और वो मैं नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि महाराज जी ने जिस तरह से रचना रची है, ये आप उनका जो समय है 1830 से लेकर 1920 के बीच का समय, आप देखें कि अवध का जो क्षेत्र है वो 1857 के महासंग्राम से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और अवध में ही उस वो केंद्र रहा है उसका। तो जो जिसे हम हिंदी नवजागरण कहते हैं, हिंदी नवजागरण की जो पूरी पृष्ठभूमि है जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, वो स्वतंत्रता आंदोलन की उस पृष्ठभूमि से विकसित होता है। बनारस से मैं आता हूँ, बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसको विकसित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप जानते हैं बनारस का पूरा घराना जो संगीत संगीत और साहित्य से जुड़ा रहा है, मल्लिका के साथ जो एक संबंध बनाया जाता है उनका, आप जानते हैं अभी मनीषा कुलश्रेष्ठ का एक उपन्यास आया है मल्लिका नाम से। तो साहित्य और संगीत का जो एक पक्ष है, ये मैं इस तरह से कहूं कि जिसे आधुनिकता का पूर्व रंग कहा जाए। और आधुनिकता का एक पूर्व रंग जो भारतीय आधुनिकता, जिसे देशज आधुनिकता कहा जाता है, वो देशज आधुनिकता इन्हीं रंगों में, इन्हीं संगीत में, इन्हीं नृत्य में, इन्हीं कलाओं में पैवस्त होती, इन्हीं में दिखाई देती है। तो जिसे हम रीतिकाल का समय कहते हैं और आधुनिक काल का संधि बेला है, वो उसी संधि बेला में उनकी रचनात्मकता विकसित होती है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि 1830 के बाद का जो समय है वो रीतिकाल का उत्तर समय है और आधुनिक काल का प्रवेश समय है। लेकिन जो औपनिवेशिक मॉडल है आधुनिकता का, वो हमारे इन कलाओं को, हमारे इन रचनात्मक बिंदुओं को ठीक से पहचान नहीं पाता। हमें जरूरत है आज के समय में उन सारी चीजों को अपने देशज रंगों के साथ, देशज टूल्स के साथ पहचानने की। उसी के तहत इस ठुमरी के बारे में हम बातचीत हमने की है, पिछली बार भी बातचीत की हमने, और आज इसके कुछ एक और पहलुओं के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक खास बात तो ये है कि आप देखें कि ब्रज भाषा की जो पूरी परंपरा है, जिसमें सूर और राधा, सूर की राधा आती हैं और जयदेव से शुरू करके बाद तक विकास होता है, जिसमें राधा को नायिका की तरह और कृष्ण को नायक की तरह लिया गया। कहीं भक्ति के रूप में उनका रूप चेहरा आता है और कहीं मनुष्य रूप में वो दिखाई देते हैं, और दोनों में आवाजाही होती रहती है। भौतिकता और आध्यात्मिकता की आवाजाही लगातार बनी हुई। इस ठुमरी के संदर्भ में अगर आप बात करें उस इतिहास की, उस भूगोल की, उस कला संस्कृति की, तो जो मैंने आपसे एक रंग बताया कि जो भारतीयता का अपना रंग है, और वो रंग ऐसा है कि जिस रंग में कलाएं आपस में आपसदारी करते हुए विकसित होती हैं, और वो कला का रंग औपनिवेशिक चेतना में कहीं नहीं दिखाई देता। आप देखें कि हमारे यहाँ भक्ति का जो पूरा मूवमेंट है, उस मूवमेंट को हम भक्ति काल, जिसे भक्ति आंदोलन का काल कहते हैं, वो यूरोप में डार्क एज की तरह है, अंधकार युग है। इसीलिए जब हमारे औपनिवेशिक चेतना से जुड़े हुए जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, वो मध्यकाल को उसी तरह से देखना चाहते हैं, जबकि इस बीच में जो इतिहासकार और आलोचक और विवेचक आए, उन्होंने कहा कि भक्ति हमारा जो मध्यकाल है वो आधुनिक काल की तरह है, आधुनिक तो काल का पूर्व रंग है वो। तो एक चीज है। प्रभाकर जी, अगर हम ठीक, अगर हम ठुमरी के ऊपर सीधे अगर आए जी, तो तो हम उसके रंग के साथ जोड़ रहे हैं। अब इसमें ये जो ठुमरी वाला जो मसला है, जिसमें आपने एक संकेत किया, तो वो जो विकास आगे बढ़ता है, आप देखें बिरजू महाराज ने उसको कैसे विकसित किया। ठीक है, जो उसका उसका पाठ तैयार किया और उसका विस्तार वो देते हैं।
मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आज थोड़ी सी चर्चा मैं उस तरफ ले जाना चाहता हूँ, इस ठुमरी के बारे में, जो पिछली क्लास में मैंने बातचीत की उसका विस्तार थोड़ा यहाँ करते हैं कि कैसे ये जो पूरी दादरा ताल में जिस तरह से ये पूरी ठुमरी जिस तरह से चलती है, जो बातचीत हुई और उन संदर्भों के बारे में बातचीत है, तो उसमें काहे रोकत डगर प्यारे नंदलाल मेरो, और इसमें नित ही करत झगड़ा हम ही से, पनघट नाही जाने दे, देखत सब नारी मोरी बैया क्यों कहे रे। ये टेक्स्ट का पाठ हमने किया पिछली क्लास में। इसको थोड़ा समानांतर रूप से हम देखना चाहते हैं। समानांतर ये कि आप देखें कि इसमें राधा के व्यक्तित्व का विकास कैसे दिखाई दे रहा है, और विकास वो समय और परिवेश के साथ दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे बताया था कि जो इसे आप थोड़ा स्त्री नवजागरण के साथ भी जोड़ सकते हैं। स्त्री नवजागरण का जो संदर्भ ये बातचीत के क्रम में बार बार आया कि जो स्त्री चेतना, भारतीय स्त्री नवजागरण का जो रूप है, खासकर अवध की स्त्री आप देखें, राधा, जो अवध के बिंदा जी हैं, उन्होंने राधा को रचा, ब्रज भाषा में ये रचा, अवधि में नहीं रचा है, ब्रज में रचा है, ध्यान रखिएगा, चूंकि उस दौर में पूरी जो कविताई है वो ब्रज भाषा में रची जा रही थी, और ब्रज भाषा का लालित्य इतना ज्यादा पूरे भारत में, पूरे उत्तर भारत में व्याप्त था कि कविता तो ब्रज में ही हो सकती है। वो चाहे ठुमरी हो, चाहे जो कोई भी उसके रूप हो, संगीत के, नृत्य के संदर्भ में, कविता के तमाम सारे काव्य रूपों के संदर्भ में, तो जाहिर सी बात है उसका असर यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन व्यक्तित्व का विकास कैसे राधा का हो रहा है। अब राधा सूर की राधा नहीं है, रीतिकाल की कविता की राधा भी यहाँ नहीं है, उस तरह से दिखाई देती। इनका विस्तार यहाँ पर एक आधुनिक राधा की तरह दिखाई दे रहा है। मैं आपको जोड़कर एक चीज बताना चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ, इस ठुमरी के साथ उसको जोड़ सकते हैं, जो आपने बताया था कि कविता के पैरेलल कैसे इस ठुमरी को देखा जाए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, आप जानती हैं, द्विवेदी युग के पहले, खड़ी बोली कविता के पहले कवि कहे जाते हैं वो। और खड़ी, अब चूंकि हमारे यहाँ जो भारतेंदु युग का समय है वो 1850 से 1900 के बीच का समय है। ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली की कविता का द्वंद्व है वो। ब्रजभाषा से कविता खड़ी बोली की तरफ जा रही है, खड़ी बोली ब्रज भाषा से निकल कर वो जा रही, तो उसी में इस कविता के अंदाज को ले आप कि कैसे खड़ी बोली में जब राधा आती हैं तो उनका चरित्र इन राधा के चरित्र से कैसे एक तुलनात्मक अप्रोच के साथ आप देख सकते हैं। मसलन कि द्विवेदी युग का समय है वो, और वो समय सुधार काल का समय है। सुधार काल आप जानते हैं कि जो युगीन परिवेश है उसमें एक तरह से जिसे नैतिकता और मर्यादा का मानदंड उस समय बहुत महत्व रख रहा था, जो यहाँ की राधा में भी आपको दिखाई देता है। जो ब्रज भाषा में रची हुई ये ठुमरी है, यहाँ पर राधा नैतिकता और मर्यादा और जो शास्त्रीयता है, जो भारतीय संस्कृति की शास्त्रीयता है, जिसे मर्यादावाद भी आप कह सकते हैं, उसमें एक तरह से उनका व्यक्तित्व विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां स्वच्छंदता कम है, आप ध्यान रखिएगा, वहां पर एक नैतिकता और मर्यादा की बात बार बार की जा रही है। तो वो जो व्यक्तित्व विकसित हो रहा है राधा का, वो इस ठुमरी में आपको बार बार दिखाई देगा। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि इसमें वो बार बार अपने परिवार के बारे में बात कर रही हैं, अपने सखियों के बारे में बात कर रही हैं, उस समाज के बारे में बात कर रही हैं। और यह भी इस ठुमरी में एक तरफ संकेत साफ साफ किया जा रहा है कि प्रत सत्तात्मक जो समाज है वो एक खास मायने रखता है। इसलिए वो ध्यान रखिएगा, यशोदा का नाम नहीं लिया है यहाँ पर, यहाँ पर नंदलाल का नाम लिया है। अब आप इसे विकास कहें या उस समय के नवजागरण के अंतर विरोध के साथ भी देख सकती हैं आप इसे। जिससे स्त्री नवजागरण के बारे में आप ध्यान दीजिए कि अगर मध्यकाल में सूर की राधा होती, तो सूर की राधा तो अब जैसे आप पढ़े तो सूर की राधा के बारे में, तो यशोदा वहां बार बार आती। यशोदा को बहुत महत्व दिया गया है सूर की राधा। यशोदा माने कृष्ण की मां, एक स्त्री के साथ बातचीत कर रही है। यहाँ पर संदर्भ ये है कि वो जो पूरा परिवेश है
उस परिवेश में आप इसे कैसे कर सकती हैं? एक मैं जो अर्थ लेता हूं एक साहित्यकार, साहित्य के साहित्यिक बौद्धिक के नाते जो हम थोड़ा हस्तक्षेप कर सकते हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो जो पूरा संदर्भ आता है जिसे अंतर्विरोध कहते हैं नवजागरण का, वह भी आप इस कविता में, इस ठुमरी में देख सकती है। एक संदर्भ ये बनता है जिसमें वो जब कहते हैं कि दूंगी दुहाई अब ही के जात है नंद जी के डेरे, तो नंद जी के पास जाकर वो कहती जब कोई बात हमारी नहीं सुनी जाएगी, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरी मनुहार नहीं सुनोगे, आसपास। अब यहाँ द्वंद है। एक बड़ी खास बात आपने भी संकेत किया था पिछली बार, मुझे लगता बहुत सुंदर है वो, कि कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो राधा को स्वतंत्र कर देना चाहता है, उस घेरे से स्वतंत्र कर देना चाहता है, उस चौहद्दी से स्वतंत्र कर देना चाहता है। और कृष्ण का व्यक्तित्व थोड़ा ज्यादा आधुनिक व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। वो उनका ये कहना है कि इस घर, समाज, परिवार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जो ताना बाना है, इसमें रह के प्रेम संभव नहीं है। ये जो मैं प्रेम का एक संदर्भ लेता हूं। और ध्यान रखिएगा कि आ, इसको तोड़ते हुए वो कृष्ण कुछ आगे बढ़ने की बात राधा में कह रहे हैं। लेकिन राधा का जो संदर्भ आता है, राधा कहती है कि नहीं, प्रेम का यह रूप मुझे मान्य नहीं है, मुझे तो वह रूप मान्य है जिसमें परिवार और समाज भी साथ साथ चले। मुझे परिवार की इकाइयों का भी ध्यान रखना है, सगे संबंधियों का भी ध्यान रखना है, उस नैतिकता और मर्यादा का भी ध्यान रखना है। तो आप देखिए कि कृष्ण और राधा के प्रेम का द्वंद्व यहाँ बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाई देता है। और जो द्वंद्व है, उसी द्वंद्व में कविता है, उसी द्वंद्व में नृत्य है, उसी द्वंद्व में संगीत है। मुझे जो लगता है, मुझे जब वो अभिनय के द्वारा आप उसको पर्दे, उसको जब आप एक नृत्यांगना की तरह जब उतारेंगी, जब उसमें स्टेज पर, तो आप देखेंगे कि वो जो द्वंद्व है राधा के मन का और कृष्ण का जो द्वंद्व है, राधा, दोनों अपनी तरफ परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व भी इसे आप कह सकते हैं। तो मैं तो थोड़ा एक पक्ष तो ये है जो तो मैं जरा सा इस पे थोड़ी सी छोटी सी टिप्पणी जी कर, जी 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 डगर इसमें आती है जी। अगर रास्ता, मतलब हाँ अब वो रास्ता, एक रास्ता जो कृष्ण दिखा रहे हैं और एक रास्ता वो कह रही है रोक, काहे रोक, रोक रोक जो है वो जी एक रोक कृष्ण की तरफ से भी है क्योंकि वो चाहते हैं कि उसको लांगे और वो दूसरी तरफ आए, और रोक राधा की तरफ से भी है। तो डगर जो है वो एक तो मेरे ख्याल से वो बटी हुई है, पर दूसरी ओर ये है, मैं गीत गोविंद के पहली वाली वर्ष पे जा रही हूँ, जी जब नंदलाल कहते हैं राधा को कि आप कृष्ण को रास्ता दिखाइए और जी लेकर आइए सुरक्षा, सुरक्षित। तो जी उस चीज को मैं कि उस चीज जयदेव की राधा जो है जहां से गीत गोविंद शुरू होता है और बिंदादीन जी की जो राधा है वो एक तरीके से समांतर तरीके से प्रस्तुत हो रही हैं क्योंकि वो उस वक्त भी कृष्ण को राह दिखा रही हैं उस जी अंधेरी रात में जब जी प्रेम फूटता है उनका। जी जी तो मुझे लगता है ये जो समावेश है तरीके का वो जी। बहुत जबरदस्त तरीके से, और मतलब एक छोर पे जयदेव की राधा यहाँ बिंदादीन की राधा से कैसे मिल जाती हैं, वो छोर एग्जैक्टली वहां से यहाँ तक मिल जाता है। अब एग्जैक्टली इसमें ये है, मुझे लगता है कि वो छोर मिलते, इसीलिए देखिए साहित्य में, नृत्य में और कलाओं में समय अपने को आर पार करके झांकता है। बिल्कुल वहां हर चीज की समकालीनता एक होती है। वहां समय शब्दों को पीस कर एक कर देता है। ठीक है। तो ये केदारनाथ सिंह की कविता की भी एक पंक्तियां हैं कि पांडुलिपियां नाम की कविता है। केदारनाथ सिंह एक बड़े कवि हैं, ज्ञानपीठ अवार्डी। तो उनकी कविता में पांडुलिपियां इंतजार करती हैं लोगों का। तो वहां एक वाक्य आता है बीच में कि सब कैसे पद्मावत का जो तोता है वो अभिज्ञान शाकुंतलम के हिरण से संवाद करता है। ठीक है। तो वाह वाह ठीक वैसे ही यहाँ बिंदादीन की राधा जयदेव की राधा से संवाद करने, कहती है हैं। ना। लेकिन इन सब बिंदुओं के बीच में ये तो एक हम कलात्मक व्याख्या हम करते हैं। जी
लेकिन इस बीच में वो खास बात जो मैंने आपको हिंट किया कि अब आप देखें कि इसको जैसे ही आप नृत्य में, कला में या संगीत के मार्फत इसको प्रस्तुत करते हैं, तो उन सारे द्वंद्वों के साथ ये भाव जब उभरता है तो ज्यादा बेहतर कविता रूपायित हो पाती है। जी कि यहाँ रस भी हो, रस की मर्यादा भी बची रहे, और एक आधुनिकता के साथ आगे के तार भी थोड़ा खोलते हुए उसको बिल्कुल सर। विकसित करते हैं। जी जी मतलब तार ये है कि देखिए आधुनिकता क्या है, आधुनिकता तर्क है, मनुष्य होने की शर्त पर और मनुष्य होना है, बिल्कुल। ठीक है, जी जिसमें भाव के साथ ज्ञान की चेतना भी आपके पास हो। सिर्फ भाव से, जिसे बुद्धि और हृदय दोनों साथ जब चलते हैं तब आधुनिकता का चरण विकसित होता है। बिल्कुल। तो ये जो मतलब ठुमरी है, इसके जो स्थाई और अंतरा जिस तरह से चलते हैं, ये बड़ी खास है। और मैंने आपसे बताया था कि इसमें जैसे आप एक कविता मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिसमें समाज सुधार और उसकी जो विचार प्रक्रिया है वह भी इस कविता में साथ साथ चल रही है। अब हमने बताया था एक स्त्रीवादी पाठ हमने किया था, उसको फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अगर स्त्रीवादी पाठ के नजरिए से आप देखें तब यहाँ राधा ज्यादा पारिवारिक किस्म की नायिका लग रही है। कृष्ण, हाँ, हाँ, यानी कि पर वो परकिया तो है, हाँ, जी 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 परकिया जी तो है। जी जी मतलब वो द्वंद तो ये भी है ना कि वो परकिया है। जी जी। कि मतलब उस संदर्भ के साथ इसको, जैसे आप इसे एक साथ ऐसे कह सकते हैं कि जिसको रचा है उस दौर के रचनाकारों ने, उसका पैरेलल प्रभाव बिंदा जी के ऊपर भी है, उनकी राधा के ऊपर भी। जैसे उदाहरण में आपको मैंने प्री प्रवास का उदाहरण दिया। अब प्री प्रवास में राधा का चित्रण करते हुए हरिओध लिखते हैं, दो पंक्ति में सुना रहा हूं आपको, आप उसके साथ जोड़ें। जैसे कि जब वो कहती है कि ये एक आदर्श नायिका है राधा, अब आदर्श नायिका है तो कहते हैं यक सुता उनकी दिव्य थी, रमणी वृंद शिरोमणि राधिका, और सुयस सौरभ से जिनके सदा ब्रजधरा बहु सौरभ बना था। मतलब इस तरह से बड़ी आप पंक्ति। आप तो इसके, क्योंकि हमारे श्रोता सब लोग नहीं समझ पाएंगे तो प्रभु। हम इसको इसको थोड़ा अर्थ बता रहे हैं कि ये राधिका का, राधा का चित्रण आता है तो राधा को ग्लोरीफाई तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। आप देखें कि स्त्री को जब, ये हर समय में रहा है कि आपको नैतिकता, मर्यादा और तमाम सारे वैभवशाली चीजों के साथ जब लाद दिया जाता है अलंकरण से आपको, तो ये बताया जाता है कि जी जी। तो इसमें ये चौथे सर्ग की कविता है, ये प्री प्रवास नाम की कविता है। ये कविता है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध नाम के कवि हैं उनकी। तो उसमें जो राधा का चित्रण वो करते हैं, तो राधा का चित्रण करते हुए ये बताते हैं कि कैसे दिव्यता की अनुभूति कराने वाली छवि है राधा की। वाह। और राधा वृंद शिरोमणि है, मतलब वो प्रेम की महानायिका है, यह भी वो बताते हैं कवि। और ये बताते हैं कि सुयस सौरभ से जिनके, ध्यान रखिए यश, यश शब्द यहाँ प्रयोग किया है कि जिनके यश से, उसके सौरभ से सदा ब्रज की धरा महकती रहती है। आहा। तो ये जो चित्रण है, तो इसमें मेरा ये कहना है कि इसकी खूबसूरती तो है, लेकिन इस खूबसूरती में राधा का जो आवरण वृत्त है राधा के व्यक्तित्व का, उसको बड़ा भी बना रहा है, और कहीं उनको बांध भी रहा है एक जी दायरे में। जी दोनों संदर्भ आता है। आप ध्यान रखिएगा, जब आपको बड़ी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं कि आप इस राज्य की महारानी हैं, आपके साथ इस ये संस्कृति जुड़ी हुई है, तो समानांतर रूप से यह भी कहा जा रहा है कि इस संस्कृति की सुरक्षा भी आपको करनी है। ठीक है। बिल्कुल। तो ये जो बिंदा दीन की इस ठुमरी में जो राधा हैं, उनके पास ब्रज संस्कृति की नायिका की तरह वो कैसे लगती हैं, जिनको पूरे ब्रज संस्कृति की माधुरी को भी बचाना है, वाह उस नैतिकता को भी बचाना है, वाह। उसके बीच में प्रेम का की रसधार बहाना है। ठीक है। तो ये जो है, लेकिन कविताई कहाँ है, कविताई है कृष्ण और राधा के द्वंद्व की। कृष्ण राधा के साथ जो मनुहार कर रहे हैं,
जो राधा के साथ लगातार राधा जो चाह रही है उससे उल्टा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये प्रेम का जो द्वंद्व है, यही प्रेम को रस में परिवर्तित करता है। आप ध्यान रखिएगा, जहां एक रस जीवन होता है, एक रस प्रेम की प्रक्रिया होती है, प्रेम का जो श्रृंगारिक रूप हो, चाहे वो सौंदर्य का रूप, प्रेम जब द्वंद्व में परिवर्तित होता है तो सौंदर्य में बदल जाता है। तो तो यहाँ प्रभाकर जी, जी, कुछ हास्य का इंटरप्रिटेशन दीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा। ये लगता है कि जब हम इतने इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं भाई छौकन भी तो होना चाहिए। नहीं नहीं, तो मैं उस तरफ आ रहा हूं। तो उसमें होता ये है कि ये जो एक तो ये पक्ष है, दूसरा आपने हास्य वाली बात कही। तो हास्य का मसला ये है कि जब छोटी छोटी मुर्गियां जिसे लेते हैं आप संगीत में, मैं उतना गहराई से तो नहीं जानता लेकिन श्रोता में बहुत अच्छा हूं, और हमारे तमाम सारे गुरुओं से हमने सुना है कि संगीत के लिए कान होना चाहिए, पूरा शरीर आपका कान होना चाहिए। तो अगर आप श्रोता अच्छे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि जब संगीत वाले शुरू करते हैं तो पहले कान पकड़ते हैं कि मतलब एक तो वो त्रुटि की क्षमा भी मांगते, दूसरे की कान साथ दे हमारा, यह भी एक संदर्भ है। सुनने की प्रक्रिया यहाँ पर इस कविता में, ठुमरी में, बहुत सुंदर है। ये मुझे बहुत खूबसूरत ये लगता है कि आप देखें कि जो कविता का रंग आता है कि जिसमें सुनत नाही मेरी। अब आप देखिए ये पंक्ति, मतलब मैं इस कह तो रही हूं लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो सुनवाई नहीं हो रही, जिसे बरजोरी कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि कृष्ण की खूबसूरती ये है पूरी कविता में, जितनी भी कृष्ण पर कविता है, कृष्ण की बरजोरी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। कृष्ण के उस रूप को एकदम नहीं पसंद करते जहां बड़े राजनीतिक और शास्त्रज्ञ की तरह वो ज्ञान देते हैं, और जो गीता का उपदेश देते हैं, वो तो उनका देवत्व वाला रूप हो जाता है। लेकिन मनुष्य वाला रूप यही है जहां वो अपनी पूरी कमजोरियों के साथ, प्रेम की माधुरी के साथ, वो नायिका को सबसे अलग ले जाना चाहते हैं, सबसे अलग ले जाके प्रेम करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो उसे आत्मा परमात्मा के रूप में तो ये व्यक्ति ही सूरदास ने किया है कि 16,000 गोपिकाएं जो हैं वो आत्मा हैं और परमात्मा है कृष्ण, और आत्मा और परमात्मा का रास ही नहीं है, वो आत्मा और परमात्मा का परम मिलन है वो, ठीक है, जिसमें शरीर और आत्मा की तरह एक दूसरे से वो जुड़े। और जितनी गोपिकाएं हैं उतने कृष्ण हैं। हर गोपिका को लगता है कि कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन असल में तो उस उन सारी नायिकाओं के बीच में एक राधा है, तो कृष्ण तो राधा के हैं। ठीक है। तो इस ठुमरी में आप किस हाँ, तरह से इसको जोड़ेंगे? अब इस ठुमरी में ये है कि राधा और कृष्ण का जो मैंने बताया कि प्रेम का जो संवाद ये चल रहा है, तो यहाँ एकांतिक वाला मसला नहीं है, यहाँ सार्वजनिक मसला है। और सार्वजनिक मसला ये है कि राधा बहुत सारे लोगों को अपने साथ शामिल कर रही है। राधा अपने परिवारीजन को शामिल कर रही हैं, वो उस प्रेम के बारे में बता रही हैं। आप पूरी ठुमरी के पूरे पर अंतर आशय। मजेदार बात तो ये है कि वो शामिल कर रही हैं और कृष्ण उसी भीड़ में अपना किस प्रेम कह दिखा रहे हैं कि रहे नहीं शामिल नहीं होना है, हैं। कहते नहीं नहीं, शामिल होने की से, मगर वो जी। जो नटखट कर रहे हैं, छेड़छाड़, वो तो भीड़ के हाँ, अंदर कर रहे हैं। वही भीड़ के अंदर कर रहे हैं, और वो बार बार भीड़ का हवाला दे रही हैं राधा कृष्ण को, हवाला दे के कहें कि आपको इस भीड़ की भी शर्म नहीं लगती। और राधा कृष्ण कह रहे हैं कि जब प्रेम होता है तो वहां शर्म काहे की। है कि नहीं? तो आप देखें कि ये दोनों अब इसमें एक, मैं मुझे जो लगता है, मुझे जो पढ़ते हुए समझते हुए, कि एक भारतीय नारीवाद के साथ अगर जोड़ें इसे, आप तमाम सारे नारी विमर्श चल रहे हैं, लेकिन भारतीय नारीवाद का एक खूबसूरत चेहरा यही होता है कि वो स्वतंत्रता तो चाहती है, वो मुक्तता भी चाहती है, लेकिन परिवार और समाज की इकाइयों को काट कर नहीं चाहती। उसे पता है कि वो एक स्त्री भी है, वो एक माँ भी है, एक बहन भी है, और एक समाज भी है जिसको अब जैसे मैंने आपको राधा के बारे में चित्रित किया, और समाज सुधार का जो पूरा वो जो दौर चल रहा है, वो आजादी के आंदोलन का दौर भी है जब ये सारी चीजें लिखी जा रही हैं। तो वहां स्त्री का व्यक्तित्व किस तरह से निखरना चाहिए, साथ में राधा का चित्रण अगर किया जा रहा है, वो मध्यकाल नहीं है, वो आधुनिक काल का समय लगभग आ चुका है।
आप देखें कि जो मैंने बताया कि उसी, चूंकि परिवेश का प्रभाव तो कविता, संगीत, कला सब पे पड़ता है, तो ये यहाँ पर है। ठीक उसी तरह से जैसे कि जो प्रिय प्रवास की राधा के बारे में चित्रण किया गया है कि उसमें वो कैसे प्रकृति के साथ जुड़ती है, वो मानवतावाद के साथ जुड़ती हैं, वो सेवा भाव के साथ जुड़ती हैं, वो देश प्रेम के साथ जुड़ जाती हैं। मतलब वो धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व बेहतर होता जाता है कि वो तमाम सिर्फ और सिर्फ प्रेम के साथ जीवन के बहुत सारे डायमेंशन उनके व्यक्तित्व में आते जाते हैं। तो ठीक यहाँ पर उस चीज को एक एक आप देखिए कि एक यूटोपिया बनाता है कवि उसके लिए, और वो खूबसूरत संसार के साथ उसमें प्रवेश कराते हुए, लेकिन वो यूटोपिया समाज के साथ जुड़ा हुआ है, समय के साथ जुड़ा हुआ है, परिवेश के साथ जुड़ा हुआ है, उस रंग और रस के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये ठुमरी बड़ी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। आप देखें कि मुझे लगता है कि उसके बारे में आप ज्यादा जानकारी आपको, मुझे लगता है कि बहुत सारी जगहों पर इसका अलग अलग तरीके से उसकी इसकी प्रस्तुतिकरण हुई है ना। तो ये एक संदर्भ इस तरीके से लिया जा रहा है। और एक और अंतिम जो बात हम विकसित करते हुए कि लखनऊ घराना, देखिए घराने सब अलग अलग है, तो उन घरानों की स्थानीयता का भी एक रस होता है। मसलन कि बनारस घराना है, लखनऊ घराना है। तो लखनऊ घराने की एक खूबसूरती जो मुझे, जहां तक मैंने लिटरेचर में पढ़ा, संगीत शास्त्र को पढ़ा, हमने घरानों का इतिहास पढ़ा, तो उसमें यह कि लखनऊ घराना अपने नफासत के लिए जाना जाता है। एक पर उसमें, हाँ मैं जी, एक टिप्पणी करूंगी जी जी, नवीन महाराज जी के लिए। वो 1857 के बाद भोपाल गए। जी भोपाल में बेगमों का राज था, और वो भी जी पश्तो अफगानी बेगमों जी की राज था। जो जी जी पटौदी शर्मिला टैगोर के जो हस्बैंड है उसके परिवार की बात कर रही हूँ। और जी वो ऐसी औरतें थीं कि जी वो हिजाब पहनकर पूरी दुनिया जी को के साथ मतलब ऊंचे दर्जे पर जा रही थी। जी, ऊंचाई पर एरोप्लेन बैठकर वो बात करती थी। एरोप्लेन चला रही थी, ड्राइविंग कर रही थी, जी राज चला रही थी। जी उस बीच में वहां पर दोनों भाई कालका दीन और बिंदा दीन जी पहुंचे। जी जी तो उन्होंने वो रुख भी देखा। जी। तो मुझे ये लगता है ये जो अब मैं इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात जोड़ना चाहता हूं कि लखनऊ से एक पायदान ऊपर भोपाल है इस मसले पे। बिल्कुल। आप देखें कि लखनऊ में भी जो जो दौर है, उस इतिहास गवाह है कि उसमें संगीत के जो घराने थे, जो संगीत की स्वर लहरियां, आप देखिए कि उसी घराने के हमारे संगीतकार हैं नौशाद। जी वहीं से निकले थे नौशाद, है ना। जी और आप देखें कि उनकी धुनें जिस तरह से खूबसूरत तरीके से आती हैं, एक बड़े स्तर से संगीत की तमाम स्वर लहरियों को लेकर पारंपरिक छवियों के साथ वो हमारे सामने प्रस्तुत होती। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस परिवेश में आप देखें कि राधा के व्यक्तित्व में, इस ठुमरी में राधा का जो पूरा व्यक्तित्व विकसित होता है, उस लखनऊ की शान के साथ, एक बड़े व्यक्तित्व के साथ भी इसमें कवि प्रस्तुत करना चाहता है, जहां स्त्रियों को इस तरह से महत्व दिया जा रहा है। और, और बहुत स्त्री किस तरह से डोमिनेट कर रही है, ठीक नहीं, है। और एक और चीज है। जी हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जी जब वो लौटे, जी दोनों भाई वापस लौटे जी और अपनी उन्होंने जो कालका बिंदा दीन की ड्योढ़ी जो घर बनाया, जी ये उस वक्त लौटे जब वाजिद अली शाह को घर से बाहर घर निकाला कर दिया था। मटिया जी और कलकत्ता में वो बस गए थे। जी पर जो जंग लड़ी है वो एक औरत ने जी लड़ी है, बेगम हजरत जी महल ने लड़ी है। बेगम हजरत तो, महल ने, जी तो मेरा ये कहने का मतलब है वो एक कवि जो है जी। वो अपने समय के एक डॉक्यूमेंटेशन का भी बिल्कुल, साहित्य और कलाएं अपने समय का खूबसूरत इतिहास भी होती हैं। तो वो जो ये और आप औरत देखिए है, कि जी क्योंकि बेगम हजरत महल के लिए कहा गया था, एक जी ब्रिटिश रेजिडेंट ने कहा, शी वॉज अ जी, बेटर सोल्जर देन हर हस्बैंड। बताइए जी।
तो तो ये इसमें इसमें इन सारी बिंदुओं के बीच में ये जो यहाँ पर राधा के व्यक्तित्व में बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको जिस तरह से दी गई हैं, जिस तरह से पूरा एक उनके व्यक्तित्व को निर्मित किया गया है, इसे युग और परिवेश में देखें तो ज्यादा बेहतर ये कविता, ये ठुमरी हमें समझ में आती है। और ब्रज भाषा की कविता का विकास बहुत सुंदर निथरा और निथरा हुआ विकास समझ में आता है। हाँ, उसकी सिर्फ ये नहीं कि इसकी प्रशंसा में ही बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, उसकी सीमाएं भी कहाँ कहाँ हैं वो भी हमें नजर आती हैं। उन द्वंद्व को भी समझने की जरूरत है, उस परिवेश को समझने, उस संस्कृति को, उस राजनीति को, उस कला और वैभव के। अब यहाँ फिर मैं वही बात कह के इसको अंत करेंगे हम इस बात की, कि ये उस औपनिवेशिक आधुनिकता के पर पैरेलल भारत की देशज आधुनिकता का विकास है। और ये देशज आधुनिकता देशज रंगों के साथ विकसित हो रही है। और वो देशज रंग क्या है? कला का वैभव है, कला कला का रस है, जो अपनी परंपरा से अपने को विकसित करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि जयदेव की राधा से जोड़ते हुए जब हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब ये कहते हैं कि इस देश को जानने के लिए परंपरा में नहीं, परंपराओं को जानने की जरूरत है। ये देश जितना लिखत में बसता है उससे ज्यादा मौखिक परंपरा में बसता है। तो ये जो विकास होता है क्रम का, इसीलिए सूर की राधा है, और रीतिकालीन कवियों की राधा रीतिकाल के कवियों की राधा है, और आधुनिक काल के कवियों में जो राधा का चित्रण है वो अलग है, और बिंदा दीन की राधा बिंदा दीन की राधा है। तो वो जो रास्ता है कवि, उसका जो विकास की जो पूरी प्रक्रिया है, अपने समय और समाज के साथ उसको किस तरह से व्यक्तित्व में उसको ढालने की कोशिश करता है। और ये कोशिश तब करता है वो कि अपने समय की तमाम स्त्रियों को जो देखता है, वो ये तमाम सारी स्त्रियों को देखते हुए एक स्त्री को गढ़ने की कोशिश करता है। तो राधा तो बहाना है, राधा के बहाने अपने समय की स्त्री को वो गढ़ते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि इस तरह से कैसे विकास उसका होता है, और ये नृत्य में भी आए, ये कलाओं में भी आए, और ये साहित्य में भी आए, तब वो खूबसूरत चीजें बनती है ना। तो ऐसे में ये एक पूरा संदर्भ, आप बहुत सारे संदर्भ मेरे पास है, लेकिन कंसंट्रेट करना इस पे जरूरी है। तो समय है अपने परंपरा, अपनी आधुनिकता को अपने देशज अंदाज से जानने और समझने का। हम किसी और की आंख से इसको न देखें, हम अपनी आंख से देखें और अपने पांख से उड़े। ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल, हाँ थैंक यू सो मच जी। प्रभाकर जी। मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि हमारा जो चैनल है नवीना जाफा के नाम से है, आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा जो आजकल चलता है। पर उससे ज्यादा जब प्रभाकर जी देशज की बात कर रहे हैं, ही मीन्स रीजनलिज्म, और रीजनल कॉन्टेक्स्ट होता है, भाषा कहाँ से है, कौन सी धरती है, और जो लिखने वाला है वो किस संदर्भ से आता है, उसका कहाँ से एक इतिहास के उसमें कहाँ संदर्भ है। तो अगर हम राधा, जैसे हमने कहा, राधा एक बहाना है, और मगर बिंदादीन जी की जो खुद की एक आत्मकथा है, वो एक राज दरबारी होकर राष्ट्रवाद में आते हैं, संग्राम देखा है 1857 का, और साथ साथ उन्होंने दो ऐसे राज्यों को देखा है जहां पर औरतों ने राज करा है। बेगम हजरत महल ने संग्राम को लीड करा था अवध में, बिल्कुल और ऐसे ही आपको कानपुर में जब आपको, और वहां पर मस्तानी का जो जिक्र आता है, तो कहीं ना कहीं वो जो औरत, जो स्त्रीवाद है वो फैलता जाता है। काहे रोकत डगर प्यारे, कि राधा जो है वो राह दिखा रही हैं। और बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और भी चर्चा करेंगे, और मैं आग्रह करूंगी कि अगली बार हम बनारस की एक मशहूर चैती लेंगे। बिल्कुल। चैती इसलिए लेंगे क्योंकि आजकल अभिनय थोड़ा सा हल्का जी हो जी गया है, जी जी। पर छन्नूलाल मिश्रा जी की एक मशहूर चैती है नैनो के ऊपर, और वो मैं साझा करूंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए और आपसे आगे मिलते रहेंगे। प्रभाकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। हमारे श्रोताओं को आज की नमस्ते बातचीत नमस्ते। के विराम। थैंक यू। नमस्ते।